छात्रों, मैं आर.एस. विजय आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हमने 11th क्लास का जो वीडियो पहला अपलोड किया था उसमें हमने फिजिक्स के बारे में बतलाया था कि आखिर फिजिक्स क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम बताने वाले हैं वह स्टार्ट करेंगे हम 11th में फंडामेंटल फिजिक्स, जिसे आप जनरल फिजिक्स भी कह सकते हैं। देखिए, फिजिक्स के जो चैप्टर्स है उसको पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो बेसिक चीज़ अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो 11th हो या 12th हो, सभी के चैप्टर्स को समझने के लिए आपको कुछ फंडामेंटल्स की ज़रूरत है जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिक्स के अंतर्गत जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हमने बोर्ड पर लिखा है। पहला है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, और दूसरा है वेक्टर्स, तीसरा है मैथमेटिकल फिजिक्स और चौथा है एरर एंड मेजरमेंट। तो यूनिट डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूनिट पार्ट जो है आप 9th 10th में पढ़े होंगे। तो शुरुआत में जो यहाँ पर इसमें चैप्टर में पढ़ाया जाएगा इस टॉपिक में, वो आपका 9th क्लास से मैच करेगा। फिर डायमेंशन जो है ये नया चीज़ होगा यहाँ पर। फिर वेक्टर की बात करें तो ऐसे आपको पता होगा कि क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर का जोड़, घटाव, गुना सब बिल्कुल स्केलर से अलग होता है। तो इसीलिए आपको वेक्टर यहाँ पर डीपली पढ़ना होगा। और अगला है मैथमेटिकल फिजिक्स। थोड़ा थोड़ा सबका इंट्रोडक्शन आप जान लें। मैथमेटिकल फिजिक्स क्या है? देखिए, हम आपको बताए थे कि फिजिक्स जो है वो नेचुरल फिनोमेनन का स्टडी है। तो जब आप नेचुरल फिनोमेनन का स्टडी करने जाएंगे तो उसके लिए आपको लॉ की ज़रूरत होगी। ठीक है, हमने बताया था कि लॉज की ज़रूरत होती है जिसके द्वारा हम नेचुरल फिनोमेनन का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल फिनोमेनन का स्टडी करने के लिए आपको लॉ की ज़रूरत होगी, और इस लॉ को समझने के लिए कुछ मैथमेटिकल फार्मूला की ज़रूरत होगी। जैसे हमने कहा था कि ग्रेविटेशन को समझने के लिए आपको F बराबर G m1m2/r² की ज़रूरत है। ठीक है, अगर फार्मूला ना रहे तो आपको लॉ समझ में नहीं आएगा, और लॉ समझ में नहीं आया तो फिर नेचुरल फिनोमेनन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और नेचुरल फिनोमेनन का स्टडी करना ही तो फिजिक्स होता है, हमने आपको बताया है। अब देखिए बाबू, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को, मैथमेटिकल फार्मूला को पढ़ने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अभी तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, बाद में ये लॉ थोड़ा और डिफिकल्ट होगा तो उसमें और मैथमेटिक्स की आपको ज़रूरत होगी। यानी कि बेसिकली 100 बात की एक बात कहें तो फिजिक्स में मैथ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर मैथ ना रहे तो आपको उसका जो फार्मूला है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, मतलब ऐसा फिजिक्स जिसमें सब मैथमेटिक्स का ब्रांच होगा। ठीक है, ये बहुत भी आवश्यकता है, और आपको पता है कि शुरुआत से ही मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो है बहुत गहरा संबंध रहा है। इसके बाद है एरर एंड मेजरमेंट। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर ढंग से इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें इन चारों टॉपिक में जो फंडामेंटल फिजिक्स के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा, इसके बाद हम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वेक्टर एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, मतलब इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, एरर एंड मेजरमेंट आप पढ़िएगा, उसके बाद आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। यूनिट डायमेंशन आप पढ़िएगा तो ये बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही आप याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो वेक्टर एंड मैथमेटिकल फिजिक्स है। ठीक है, तो यूनिट डायमेंशन भी ऐसा बात नहीं है, चैप्टर में है तो इम्पोर्टेंट है ही। चलिए हम बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। तो यूनिट एंड डायमेंशन में जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे
उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बाबू, फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं, ये क्वांटिटीज होते हैं। फिजिकल लगा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए आपको पता है कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं नेचुरल फेनोमेनन के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हम लोग स्टडी करते हैं नेचुरल फेनोमेनन के बारे में, ठीक है, नेचुरल फेनोमेनन। अब इन नेचुरल फेनोमेनन को समझने के लिए आपको कुछ लॉज की ज़रूरत होती है, जो लॉ किसके द्वारा दिए जाते हैं, साइंटिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं, आपको पता है। अब आपको लॉ की ज़रूरत है, तो इन लॉ को पढ़ने के लिए, इन लॉ को पढ़ने के लिए, नेचुरल फिनोमेनन का स्टडी करने के लिए लॉ की ज़रूरत है। और लॉज को पढ़ने के लिए आपको कुछ क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। जिन क्वांटिटीज़ के बीच हम मैथमेटिकल फार्मूला लिखते हैं, तो हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि लॉज को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, अभी भी हमने बताया। तो वो मैथमेटिक्स किसके बीच, आखिर वो जो फार्मूला की हमें ज़रूरत होगी, वो फार्मूला कहाँ से लिखा जाएगा, तो उसके लिए हमें कुछ क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। तो वैसे क्वांटिटी जिनका प्रयोग नेचुरल फिनोमेनन का स्टडी करने या फिर लॉज ऑफ फिजिक्स का स्टडी करने के लिए, फिजिक्स के नियमों को स्टडी करने के लिए यूज किया जाए, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल से आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल अगर यहाँ पर बात करें, तो जैसे आपको मोशन का स्टडी करना है, तो मोशन का स्टडी करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बाबू, तो मोशन का स्टडी करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें डिस्टेंस, फिर चाहिए हमें स्पीड, फिर चाहिए हमें एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं लिखवा दूंगा, अभी समझा रहे हैं। तो मोशन जो है एक नेचुरल फिनोमेनन है, और इसका जो लॉ दिया गया है उसे हम लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। और उस लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए आपको कुछ क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होगी। अगर ये क्वांटिटी ना रहे तो आप मोशन पढ़ ही नहीं सकते। तो वैसे क्वांटिटीज़ जिनका प्रयोग लॉज ऑफ फिजिक्स का स्टडी करने में किया जाए या नेचुरल फिनोमेनन का स्टडी करने में किया जाए, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा डिफिनेशन है। तो चलिए डिफिनेशन इसका लिखा जाए। The quantities which are used to study the quantities which are used to study the laws of physics are called physical quantities, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल की बात करें तो लॉज या नेचुरल फिनोमेनन, ठीक है, उसी के लिए तो लॉ बनाया गया। अगर मोशन हो तो मोशन का स्टडी करने के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए और फोर्स चाहिए, ईटीसी लिख देते, ठीक है। इसी तरह का फेनोमेनन है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का आपको स्टडी करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है। वोल्टेज की ज़रूरत होती है। अगर आपको हीट चैप्टर पढ़ना है,
हीट भी एक नेचुरल फिनोमेनन है जिसके लिए नियम दिए गए हैं। उनको पढ़ने के लिए, हीट को पढ़ने के लिए आपको हीट एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिर टेम्परेचर, प्रेशर, etc। यानी कहने का मतलब ये है कि हर एक नेचुरल फिनोमेनन को पढ़ने के लिए, उसका स्टडी करने के लिए आपको कुछ क्वांटिटीज की जरूरत होती है। अगर ये क्वांटिटीज ना रहे तो फिर हम उस लॉ के बारे में कैसे जानेंगे? कैसे हम जानेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपको डिस्टेंस ना रहे, टाइम ना रहे, स्पीड ना रहे, तो आप कैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फार्मूला लिख पाएंगे? और जब तक आप फार्मूला नहीं लिख पाएंगे तब तक आप लॉ का स्टडी नहीं कर पाएंगे, और लॉ का स्टडी नहीं करिएगा तो फिर नेचुरल फिनोमेनन का स्टडी आप नहीं कर सकते। तो सिंपल बात समझिए कि किसी भी नेचुरल फिनोमेनन का स्टडी करने के लिए, उसके लॉ को स्टडी करने के लिए कुछ क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है जिन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इसे वीडियो रोक करके आप लिख लेंगे। चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, एक का नाम रखा गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरे का नाम रखा गया डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते थे जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करते थे। जैसे मान लो कि फिजिक्स में 200 क्वांटिटी हैं, तो 200 क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिनको दूसरे क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसे समझिए आप। तो उन्हें हम कहेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही आते हैं, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिल कर आया हो। ठीक है, तो उन्हें डेराइव फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल से डेराइव्ड हुआ हो। डेराइव्ड मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी कि अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ना होते तो डेराइव्ड भी नहीं होता। ठीक है, जैसे इसको मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो वैसे क्वांटिटीज जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करेगा उसे क्या कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, फंडामेंटल पे बेसिकली, उन्हें हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो द क्वांटिटीज which are independent of other quantities are called fundamental physical quantity। एज पर एग्जाम्पल हम बात करेंगे तो शुरुआत में मास, लेंथ एंड टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया। शुरू बार में अगर हम यूनिट डायमेंशन की हिस्ट्री की बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में जब फिजिक्स में बहुत कम डिस्कवरी हुआ था तो उस समय मास, लेंथ और टाइम को आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया।
और द क्वांटिटीज, वैसे क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी से मतलब फंडामेंटल से डेराइव्ड होकर आए हों, तो द क्वांटिटीज which are derived from fundamental physical quantity are called derived physical quantity. अब इसको समझिए, जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव्ड होकर आया है, मतलब जो मास, लेंथ, टाइम इन्हीं से बन के आया है, उन्हें हम कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एज फॉर एग्जांपल स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब आप कहेंगे कि स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है हमें कैसे पता कि ये मास, लेंथ और टाइम से आया है? ठीक है, तो इस बात को हम समझा रहे हैं आगे। सबसे पहले आप इसको पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है, वीडियो रोक करके लिख लेंगे, इसके बाद हम समझाते हैं। हम बात करते हैं डेराइव और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो जनरली जो है मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ और टाइम, इन्हें हम मानते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, शुरुआत में इनको माना गया, बाद में और सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 4 और ऐड किए गए। तो अभी हम 3 की बात कर रहे हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो मास, लेंथ और टाइम जो है इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया। ठीक है, तो लेंथ जो है इसमें कौन कौन सा आता है थोड़ा आपको बता देते हैं। लेंथ में लेंथ भी आ जाएगा, साथ में आपको ब्रेथ भी आ जाएगा, साथ में आपको हाइट भी आ जाएगा, साथ में डिस्टेंस भी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, डायमीटर, पेरीमीटर, etc। देखिए, या सरकमफरेंस भी कह सकते हैं आप, मतलब जिसमें लेंथ हो। लेंथ का मतलब आप समझ रहे हैं, ये लेंथ का मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट वो वाला लेंथ नहीं है। ये लेंथ एक जनरल लेंथ है। जनरल लेंथ मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसमें लंबाई हो, जिसको मीटर में मापा जा सके, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी आप समझते हैं। ठीक है, तो वो लेंथ की हम बात कर रहे हैं। यानी कि डिस्टेंस भी एक प्रकार का लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का लेंथ है, रेडियस भी एक प्रकार का लेंथ है। हम लोग कहते हैं ना, लेंथ ऑफ रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम उस लेंथ की बात कर रहे हैं। तो लेंथ में ये सब आता है, इस बात का आपको ध्यान रहे। चलिए, इस साइड हमने बताया कि मास, लेंथ और टाइम ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, और लेंथ में ये सब आ सकते हैं। ठीक है, ये सब को हम लेंथ कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी की। तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी में हमने बात किया स्पीड का। ठीक है, तो आप कैसे साबित करोगे कि स्पीड जो है वो एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है? तो देखिए बाबू, स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है। ठीक है, और ये है टाइम। टाइम तो टाइम ही है, और डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है। क्यों हमने लेंथ लिखा? क्योंकि हमें चाहिए मास, लेंथ और टाइम के टर्म में वहां पर। तो डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है, तो आप ध्यान से देखिए, तो लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइम भी क्या है बाबू? तो टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है।
और सोचो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जो मिल के आया है वही ना स्पीड है। तो हम स्पीड को क्या बोलेंगे? हम स्पीड को बोलेंगे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि यह डेराइव्ड होकर के आया है किससे? किससे? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। कौन कौन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव्ड होकर आया है? तो लेंथ से आया है, टाइम से आया है। ठीक है, तो स्पीड इज डेराइव फ्रॉम लेंथ एंड टाइम, सो इट इज कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अब ऐसे ही हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का भी लगभग फॉर्मूला यही होता है। वहां होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी क्या हुआ बाबू? डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है, तो भी तो इसी तरह से हो जाएगा। अब हम अगला की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें। एक्सेलरेशन क्या है? ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि यूनिट और डायमेंशन में बहुत सारे चीज़ों का यूनिट डायमेंशन एक ही होता है ना। जैसे वेलोसिटी और स्पीड दोनों का जो फार्मूला हो रहा है वो यूनिट डायमेंशन में लेंथ बाई टाइम हो रहा है, परंतु अगर हम अलग अलग की बात करें तो स्पीड में डिस्टेंस बाई टाइम होता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो वो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का खेल है उसको हम आपको मोशन में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हम बता रहे हैं उसमें हम यूनिट डायमेंशन की चर्चा कर रहे हैं, हम क्वांटिटी की चर्चा कर रहे हैं। तो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो या फिर डिस्टेंस हो, दोनों एक प्रकार का लेंथ है, ऐसा आपको यहाँ पर मानना है। ठीक है, अब हम एक्सेलरेशन की बात करें तो इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम होता है। हालांकि वेलोसिटी बाई टाइम एक्चुअल नहीं होता, एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी बोलो या फिर वेलोसिटी बोलो, क्वांटिटी तो वही है। जैसे आप वेलोसिटी को भी मान लो 10 मीटर पर सेकंड लिख रहे हो, तो चेंज इन वेलोसिटी भी तो मीटर पर सेकंड में लिखा जाएगा, दोनों का यूनिट तो सेम है। तो हम यूनिट डायमेंशन में इन सब बातों का ध्यान नहीं देते, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी यहाँ पर वही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये है वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का अभी देखें बाबू हम क्या, लेंथ बाय टाइम। तो ये हो जाएगा लेंथ बाय टाइम, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये लेंथ बाय टाइम और टाइम एक नीचे भी है, तो आप वैल्यू रखोगे तो लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब आप ध्यान से देखो तो लेंथ क्या है बाबू? लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, और टाइम भी क्या है? टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन दोनों से जो डेराइव्ड होके आया इसे आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डेराइव फिजिकल क्वांटिटी किस प्रकार फंडामेंटल से डेराइव्ड होकर आता है। तो एक्सेलरेशन इज डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज इट डिपेंड ऑन लेंथ एंड टाइम एंड इट कम्स फ्रॉम लेंथ एंड टाइम। ठीक है, जिसमें लेंथ का पावर 1 है और टाइम का पावर 2 है। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, वो देखेंगे हम आगे। तो एक्सेलरेशन इज डेराइव फ्रॉम लेंथ एंड टाइम, स्पीड इज ऑल्सो डेराइव फ्रॉम लेंथ एंड टाइम, एंड लेंथ एंड टाइम आर fundamental physical quantity. So we can say that the speed and acceleration are derived physical quantities because they are comes from fundamental physical quantities. ठीक है, तो चलिए फिर अगला एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं। चलिए अगला फोर्स की भी बात करते हैं, फोर्स डेराइव की तरफ, है ना। फोर्स बराबर क्या होता है बाबू? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो खुद फंडामेंटल है और एक्सेलरेशन अभी तुरंत हम लोग देखे हैं पीछे, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए तो फोर्स भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, कैसे? तो मास जो है, सॉरी, फोर्स डेराइव फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। कैसे?
तो यहाँ पर है मास, लेंथ और टाइम। ये किससे आया है? ये मास से आया है, ये लेंथ से आया है, ये टाइम से आया है। और मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और इन्हीं क्वांटिटी से मिलकर आया है फोर्स, तो क्या कहलाएगा? तो इसे हम डेराइव फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डेराइव फिजिकल क्वांटिटी जो है फंडामेंटल से आता है। फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें तीनों का तीनों मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी शामिल होता है, यानी कि इसमें तीनों कंट्रीब्यूट किया तब ये फोर्स आया। ठीक है, तो डेराइव्ड में आप तीसरा एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये रहा फंडामेंटल और डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा अलग ढंग से कि आखिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम कहते किसको है? जो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा उसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, है ना? ये सिंपल सी बात हो गई। परंतु फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बनाया भी जाता है, मतलब लोग बैठक करके कह देते हैं कि इनको फंडामेंटल रखा जाए। ठीक है, और उन्हीं से जो डेराइव होकर के आए उन्हें हम डेराइव कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको आप पॉज करके लिख लेंगे। अब हम समझाते हैं उस बात को। चलिए हम बात करते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव फिजिकल क्वांटिटी जो है इनको कैसे जो है रखा जाता है, मतलब ये फंडामेंटल हो जाएंगे, ये फिर डेराइव फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगे। तो जैसे सिंपल बात आपको पहले समझाते हैं। देखिए फंडामेंटल किन्हें कहते हैं। जैसे हम नंबर की बात करें, नंबर, ठीक है, तो नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, इन नंबरों को फंडामेंटल नंबर माना जा सकता है। फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक, मूल। अब मूल बेसिक किसे कहते हैं? तो मूल, बेसिक, फंडामेंटल हम उन्हें कहते हैं जिनसे बन के सब आया हो। जैसे बाबू देखिए, हम एक नंबर की बात करते हैं ये सब, और एक नंबर की हम बात करते हैं 4, 8, 9, 6। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर्स है और ये जो नंबर्स है इनमें क्या अंतर है? तो ये बेसिक नंबर्स है। देखिए इन्हीं नंबरों से दुनिया का सब नंबर बना हुआ है। तो जिनसे सब नंबर बना हुआ है उन्हें आप क्या कहेंगे? कि वो मूल नंबर है। ठीक है, तो जिन क्वांटिटी से सब क्वांटिटी बनता होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल कहेंगे, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो मास, लेंथ और टाइम ऐसे फिजिकल क्वांटिटी थे जो सभी में शामिल थे, माने उन्हीं से मिल करके सब आया था। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3 ये सब को आप क्या कह सकते हैं बाबू? ये सब को आप कह सकते हैं फंडामेंटल नंबर। अब आपको समझ में आ रहा होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है। और इसको आप क्या कहेंगे? तो ये जो नंबर आपने लिखा है 4, 8, 9, 6, ये नंबर किससे आया है? इन्हीं में से कोई से आया होगा, है ना? तो इन्हें आप कहेंगे डेराइव्ड नंबर्स। अब इसी से कंपेयर करके आप समझ जाइए कि फंडामेंटल किसे कहते हैं। तो फंडामेंटल हम उन्हें कहते हैं जिनसे मिलकर सब को आना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंडामेंटल नंबर्स और डेराइव्ड नंबर्स। ये हमने इसलिए लिया कि आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आए कि क्या है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेंगे आप लोग। आगे देखते हैं। एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है उसको फिजिक्स का रियल चैप्टर अगर कहा जाए तो वो नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो देखिए मैं आपको ये बात बतलाता हूं, सिंपल सा बात आपको बतलाता हूं। जैसे मान लो फोर्स है, ठीक है, देखो फिजिक्स जो है ना वो रूल पे काम करता है। ठीक है, लॉज पे काम करता है। तो अगर लॉज मतलब जहां भी आपको जो भी चीज पढ़ना है, थोड़ा सा जो भी सवाल बनाना है या जो भी बात करने हैं,
हम सब लॉ के बेसिस पे बात करते हैं, ठीक है। ट्रैक से बाहर, लॉ के ट्रैक से बाहर नहीं जाता है। लेकिन ये यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जो कभी कभी आपको लॉ के ट्रैक से बाहर भी चला जाएगा, ठीक है। इसके बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के बहुत सारे डिमेरिट हैं, ठीक है। अब सिंपल बात ऐसे समझो कि फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या है भाई? न्यूटन, ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या पढ़ते हैं आप? न्यूटन। तो आप सिंपल सा बात बता दो, फोर्स का यूनिट न्यूटन क्यों है? अगर कोई आपसे सवाल करे क्यों, ठीक है, तो इसका एक बढ़िया जवाब आना चाहिए फिजिक्स में, ठीक है। तो ये यूनिट डायमेंशन जो चैप्टर है फिजिक्स से के ट्रैक से थोड़ा सा अलग है। जैसे हम कहें कि फोर्स जो है इसका यूनिट न्यूटन क्यों है, तो ये कोई नियम नहीं है। न्यूटन साहब ने फोर्स का ज़्यादा स्टडी किया तो उनके नाम पर रख दिया गया न्यूटन। अगर कोई और करता तो दूसरा का यहाँ नाम होता। समझ रहे हैं आप? तो अब समझना ये है कि यूनिट जो रखा गया ये न्यूटन, ऐसा यूनिट, ये कोई नियम के तहत नहीं रखा गया, बस सिंपल है रख दो। अब जैसे मान लीजिए मीटर ही रखा गया, मीटर, ठीक है, तो मीटर की जगह दूसरा कुछ भी रखा जा सकता था, ऐसा थोड़ी ना है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स में दो चीज होते हैं, एक नियम होता है और एक मान्यता होती है, ठीक है। तो ये ज्यादा मान्यता पर आधारित है। फिजिक्स में जो नियम होते हैं वही मेन होते हैं, एक लॉज होते हैं और एक मान्यताएं होती हैं, कन्वेंशन होती हैं। तो हम एक कन्वे कर लिए, हम एक मान लिए, कन्वेंशन है कि फोर्स का यूनिट हम लोग न्यूटन लेके चलेंगे, तो न्यूटन लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये कोई नियम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। मैं बात कर रहा हूं लॉज की और मान्यता की, इसको समझिए। लॉज का और कन्वेंशन का, ये दोनों में बहुत अंतर है। कन्वेंशन जो है वो किसी ने मान लिया और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आते गया और फिर उसको लोग दोहराते गए। इसको आप एक्स एक्सिस मानते हो, इसको वाई एक्सिस मानते हो। अब ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना ABCD में एक्स वाई ही थोड़ी ना लेटर है। हम इसको A एक्सिस भी मान सकते हैं, हम इसको B एक्सिस भी मान सकते है ना। लेकिन क्या है कि सब लोग मानते आए हैं एक्स वाई, तो आप अलग मानेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये कोई नियम नहीं है, नियम नहीं है कि हम इसको एक्स माने इसको वाई ही माने, ये रूल नहीं है, ये कन्वेंशन है। तो यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है ये कन्वेंशन पे ज्यादा आधारित है और लॉज पे कम आधारित है, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए या जो भी यूनिट के लिए एक बैठक होती है। जैसे फोर्स का यूनिट जब न्यूटन रखा गया होगा तो वहां पर एक बैठक हुआ होगा, ठीक है। और बैठक करके लोगों ने यह निर्णय लिया कि फोर्स का भाई आज से जो फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका ये सा यूनिट जो है वो न्यूटन रखा जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूटन साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है। तो ये कोई नियम नहीं हुआ, ठीक है, ये कन्वेंशन हुआ। तो यूनिट डायमेंशन इज चैप्टर विच इज बेस्ड ऑन बेसिकली कन्वेंशन, मोस्टली कन्वेंशन, ठीक है। और कुछ इसमें लॉज भी है, ऐसा बात नहीं कि इसमें लॉज नहीं छुपा हुआ है। तो जो भी लॉज होगा उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। और कन्वेंशन तो रटने वाली बात है, आपको रटना पड़ेगा। फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन होता है, ठीक है। तो अगले क्लास में जो है, अगले वीडियो में इससे आगे आपको पढ़ाया जाएगा। अभी हमने एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया और अगले क्लास में जो है यूनिट का चर्चा करेंगे बेसिकली हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।